मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय जलवायु के बारे में। जो भारतीय जलवायु क्या होता है, मौसम कैसे परिवर्तन होता है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, एवं भारत में जो वर्षा होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये एक पार्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं इसका आपके लिए 2 या 3 भाग में लाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहें, मेरे इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस जलवायु वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि जलवायु होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि जलवायु होता क्या है। जलवायु आखिर कहते किसे हैं? तो किसी स्थान या देश के लंबे समय के तापमान, मतलब किसी स्थान के प्रॉपर स्थान या किसी देश के लंबे समय के तापमान, वहाँ के वर्षा होती है वो, वहाँ के वायु दाब जो जलवायु का दाब है, वायुमंडलीय दाब, और हवाओं की दिशा कैसी है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा जलवायु कहलाता है। फिर से देखते हैं कि जलवायु होता क्या है। वहाँ किसी देश या क्षेत्र का वह जहाँ वर्षा होती है, जहाँ वायुमंडल का दाब कैसा है, हवाएं कैसी चल रही है, उन सब के बारे में अध्ययन करना ही जलवायु अध्ययन या जलवायु कहलाता है। अब ये देखते हैं कि जलवायु और मौसम, हम जलवायु और मौसम तो पढ़े ही होंगे, लेकिन अब ये देखते हैं कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। हमें लगता है कि जलवायु और मौसम सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जलवायु। जलवायु वायुमंडल की वह अवस्था होती है जो लंबे समय तक, लंबे वर्ष तक समान होती है। जलवायु वह अवस्था होती है किसकी? वायुमंडल की वह अवस्था होती है जो लंबे समय तक होती है, मतलब एक ही जैसा सिचुएशन रहता है वायुमंडल में, एक ही जैसा रहता है और वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, 1 वर्ष तक या 1 से अधिक वर्ष तक लंबा समय तक रहता है। वो क्या कहलाता है? वो जलवायु कहलाता है। अब देखते हैं मौसम। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की वह अवस्था है जो जल्दी बदलती रहती है। जल्दी बदलना मतलब कभी धूप हो जाना, कभी बारिश होना, और कभी बादल छा जाना, बिजली कड़कना, ये सब क्या कहलाता है? मौसम। जो कभी भी परिवर्तन हो सकती है वो मौसम कहलाती है, और जो लंबे समय तक बनी रहती है एक ही अवस्था, वह जलवायु कहलाती है। तो ये हुआ जलवायु और मौसम में अंतर। अब देखते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार है। चलिए देखते हैं भारत की जलवायु कैसा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा गया है कि भारत की जलवायु है वो कैसी है। तो जलवायु कैसी है भारतीय जलवायु? वो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय होता क्या है और मानसून क्या है। हमारी भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखते हैं हम कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या है, उष्णकटिबंध क्या है, मानसूनी जलवायु क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ऊपर होती है कर्क रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, और सबसे नीचे वाली रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। वास्तव में ये रेखाएं नहीं होती, ये काल्पनिक अध्ययन को सरलता से, अध्ययन की दृष्टिकोण से इसे सरल बनाने के लिए काल्पनिक रूप से इसी कल्पना किया गया है। वास्तविक में यह रेखा नहीं होती। ऊपर की रेखा को कर्क रेखा, बीचों बीच जो गुजरती है वो भूमध्य रेखा, और नीचे होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। हमारे भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, और तीनों के बीच कौन सा? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों के बीच का जो जलवायु है या वायुमंडलीय ताप है वो कैसा रहता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये तीनों रेखा से जब
सूर्य गुजरती है तो वो कौन सी वाली क्षेत्र कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। आप ये पॉइंट जरूर याद रखें। अब चलिए देखते हैं मानसून। मानसून के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। आज हम इसके बारे में समझते हैं कि मानसून होता क्या है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से लिया गया है? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी भाषा के। अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है? मौसी शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसी शब्द से हुई है। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है हवा की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। जो हवा की दिशा है वो ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, ये कहलाती है मौसी। मौसी शब्द अरबी भाषा से लिया गया है और मौसी शब्द से ही मानसून की उत्पत्ति हुई है। और मानसून का अर्थ क्या होता है? हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलना। मतलब जैसे ही ऋतु बदलती है तो हवाएं की दिशा भी बदल जाती है, या ये कहें कि जो हवाएं की दिशा है वो ऋतुओं के अनुसार बदलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो मानसून के बारे में। किसी भी देश की जलवायु निम्न बातों पर आधारित होती है। जो जलवायु होती है वो कौन कौन से कारणों से या किन आधार पर वो परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उस स्थान के समुद्र से दूरी। उस स्थान जहाँ पे वायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु किस प्रकार से है, वो किस पर डिपेंड करता है कि उस स्थान से समुद्र की दूरी कितनी है। अगर समुद्र से दूरी कम है तो वहाँ ठंडी हवाएं चलेगी। समुद्र से दूरी कम है तो थोड़ी गर्म हवाएं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब हवाएं चलती है तो समुद्र अपने साथ जल वाष्प लेके आती है। तो जल वाष्प होने के कारण, हवा में जल वाष्प होने के कारण वहाँ की हवाएं ठंडी चलती है। तो इस प्रकार से जलवायु भी प्रभावित करती है कि समुद्र से दूरी कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो अक्षांश कौन से अक्षांश पर है, किस अक्षांश पर है? उत्तरी अक्षांश पर है, दक्षिणी अक्षांश पर है। ये सूर्य के किरणों को प्रभावित करती है। मतलब सूर्य की किरणें उत्तरी अक्षांश पर सूर्य है और वो क्षेत्र उत्तरी अक्षांश पर है तो वो वायु भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलवायु कब प्रभावित करेगा? वो स्थान की ऊंचाई पर। वो स्थान की ऊंचाई कैसी है, क्या है, कितनी है, ये आधार पर जलवायु भी डिपेंड करती है। जलवायु डिपेंड किस पर करती है? ऊंचाई के आधार पर। अगर वह अधिक ऊंचा है तो वहाँ उसके निचले वाले जो क्षेत्र है वहाँ वायु जब टकराएगी तो अधिक वर्षा होगी। और अगर वहाँ ऊंचाई कम है तो मानसून की जो हवाएं हैं वो काटते हुए चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो वहीं पे वर्षा कर देगी, वहीं ऊंचे वाले स्थान को से टकरा कर। तो इस प्रकार से जो उच्च स्थान है वो जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ की पहाड़ियाँ कैसी है। वहाँ की पहाड़ी कैसी है, ढालदार है, सीधी है, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है, वायु के परिवर्तन, जलवायु के परिवर्तन को। अब देखते हैं कि भारत की जो मानसून की उत्पत्ति है वो कैसे होती है। मतलब जो भारत में मानसून है वो कैसे उत्पत्ति होती है वो देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति तापमान के बढ़ने और घटने से होती है। मतलब जो वायु या मानसून की उत्पत्ति भारत में किस प्रकार से होती है? तापमान के जब अधिक वृद्धि होती है तब, और तापमान में जब अधिक कमी होती है तब कैसा होता है? मानसून में परिवर्तन होता है। इसे ही मानसून का तापीय सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मानसून का तापीय सिद्धांत किसे कहते हैं, तो मानसून का तापीय सिद्धांत तापमान के बढ़ने और घटने से होने वाले परिवर्तन को ही मानसूनी तापीय सिद्धांत कहते हैं। और भारत की जलवायु कैसे प्रभावित होती है? तापमान के बढ़ने और घटने से। एक कॉन्सेप्ट है, इसे समझने से पहले मतलब जो भारत के उष्णकटिबंधीय
मानसूनी हवाएं हैं उन्हें समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट होता क्या है। ताप और दाब में उल्टा संबंध होता है। जो हमारे ताप है, तापमान है, और वायु दाब, ये दोनों में कैसे संबंध होता है? जस्ट अपोजिट होता है। जब ताप बढ़ता है, जब मतलब ताप में वृद्धि होती है, ताप अधिक बढ़ने लगता है, तो उसमें कमी होती है, मतलब दाब कम हो जाता है। जब ताप बढ़ता है, ताप मतलब उसकी जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है, तो उसके दाब है, उसके दबाव है, उसमें कमी होती है। और जस्ट इसके अपोजिट, इसके विपरीत, जब ताप में कमी होती है, तापमान कम होता है, तो उसका दाब कैसा होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाता है। ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जो हमेशा वायु कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, मतलब जहाँ दाब ऊंचा होता है वो निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है, मतलब हवाएं चलने लगती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु है वो गति करती है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला कॉन्सेप्ट था कि ताप बढ़ने पर दाब कम होता है और दाब बढ़ने पर तापमान अधिक हो जाता है। अब देखते हैं वायु। सेकंड है हमारा, जो वायु है वो कैसे गति करती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब इस कॉन्सेप्ट को हमारे जो भारतीय जलवायु है कैसे, किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उससे कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होती है। जो सूर्य है फ्रेंड्स, वो ग्रीष्म ऋतु में कैसे होती है? कर्क रेखा। वो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उससे कैसी होती है? ग्रीष्म ऋतु में लंबवत होती है। लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिम भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। जो भारत का पश्चिमी भाग बोले तो कौन सा भाग? गुजरात, राजस्थान, ये वाले भाग में तापमान बढ़ जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब ताप बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है, तो इस प्रकार निम्न ताप का क्षेत्र बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो दाब में कमी आती है। तो इस प्रकार से जब गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में सूर्य ग्रीष्म ऋतु के समय लंबवत पड़ती है, तो वहाँ तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के वजह से वहाँ के जो दाब है उसमें उस वाले क्षेत्रों में दाब निम्न हो जाता है। और जस्ट इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से, मतलब हिंद महासागर की जो हवाएं हैं, वहाँ की हवाएं कैसी है? सागर है तो पानी की वजह से ठंडी होगी और वहाँ का तापमान कैसा होगा? कम होगा। और वहाँ का तापमान कम होने से वहाँ की हवाएं कैसी होगी? उसके दाब में कमी रहेगी। तो उच्च दाब वाली जो पवनी है वो कम हो जाती, मतलब हिंद महासागर की जो ताप कम हो के वजह से वहाँ की जो दाब है वो उच्च हो जाती है। और ये उच्च दाब वाली जो पवनी हैं वो भूमध्य रेखा को पार कर भारत के स्थल भाग में प्रवेश करने लगती है। हमने ऊपर के सेकंड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था फ्रेंड्स कि जब दाब बढ़ जाता है तो वो कैसे प्रवाहित करता है? कम दाब की ओर प्रभावित होता है हमारी जो वायु है वो। तो जब भूमध्य सागर की जो दाब है, वायु है, वो तो जो समुद्री क्षेत्र से आने वाले उच्च दाब वाली हवाएं हैं वो किस ओर प्रभावित होने लगती है? वो भारत की ओर, भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो जब वह आने लगती है तो उसके साथ समुद्र से होकर आती है,
तो जिस वजह से अपने साथ क्या लाती है, जल वाष्प भी समुद्र से जल वाष्प लेकर आती है। कहाँ आती है, भारत के उस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है जहाँ तापमान कम है और जहाँ तापमान अधिक है और दाब कम है, उस ओर हवाएं प्रवाहित होने लगती है। अपने साथ क्या लेके आती है फ्रेंड, जल वाष्प लेके आती है। ये पौने समुद्र से होकर आती है, जिस वजह से अपने साथ क्या लेके आती है, जल वाष्प भी लेके आती है। ये हमने पढ़ लिया, आपने समझ भी लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दक्षिण पश्चिम से आने वाली पौने, जब दक्षिण पश्चिम से आने वाली पौने आती है, तब भारत की ओर उनके दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जब वो हवाएं आती है दक्षिण पश्चिम से होते हुए, तो ये भारत की ओर जब प्रवेश करती है तो कितने शाखाओं में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसून। दो पवनों में बढ़ जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भूमध्य सागर की ओर जो मानसून प्रवेश करती है वो कितने भागों में बढ़ जाती है, तो दो भागों में, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून और सेकंड है हमारा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसून। अब इसे हम डायग्राम के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा अरब सागर वाला क्षेत्र हो गया, इधर पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हो गया। अब जब मानसून आती है भूमध्य सागर से होते हुए, तो प्रवेश करने से पहले दो शाखाओं में बढ़ जाती है। भारत में प्रवेश करने से पहले दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला कौन सा हो जाता है, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून पवने। दूसरी हो जाती है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसून। अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल पे पहुंचता है तो तीन शाखाओं में बढ़ जाती है। जो अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून है, अरब सागर वाली दक्षिण पश्चिम मानसून, वो प्रवेश करते ही तीन भागों में, तीन शाखाओं में बढ़ जाती है। उससे जानने से पहले फ्रेंड्स, हम जो उष्णकटिबंधीय वाला टॉपिक है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। इसके आगे का मतलब कौन कौन से तीन शाखाओं में बढ़ती है, ये कल के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो भारत के जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ताप जब कम होती है, जब तापमान कम होती है तो क्या होता है, दाब बढ़ता है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका संबंध कैसा होता है, ताप और दाब का संबंध उल्टा होता है। मतलब जब ताप बढ़ती है तो दाब कम होती है, दाब बढ़ती है तो ताप कम रहता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी, सेकंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि हवाएं की गति, जिसको हमने पहले पढ़ चुका है, उसे डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जो उच्च दाब होता है, उच्च दाब वो किस ओर, उच्च दाब वाली हवाएं होती है वो किस ओर प्रवाहित होती है, निम्न दाब की ओर। मतलब वो निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने के लिए आगे बढ़ती है। यह हुआ हवाएं की गति का नियम। हवाओं की गति का नियम यही कहता है कि उच्च दाब से वो कहाँ प्रवाहित होती है, निम्न दाब की ओर कोशिश करती है जाने की और वहाँ प्रवाहित होने लगती है। अब समझते हैं कि किस प्रकार से भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऊपर है हमारा कर्क रेखा, नीचे है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक में ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती। अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए इसे रेखाएं खींची जाती है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जब सूर्य कर्क रेखा में लंबवत अर्थात कर्क रेखा से सीधी चमकती है, सीधी क्रॉस करती है, कर्क रेखा पे गुजरती है, तो गुजरात वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा तापमान पड़ता है, बहुत ज़्यादा अधिक तापमान पड़ता है। तो उस क्षेत्र में तापमान की वजह से जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। मतलब वायु कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जस्ट इसके विपरीत हिंद महासागर की ओर हम देखेंगे, हिंद महासागर की ओर जो हवाएं चलती है, तो हिंद महासागर में क्या होगा, पानी होगा।
पानी की वजह से वहाँ की हवाएं कैसे होगी, पानी के प्रभाव में आने से ठंडी हवाएं चलेगी। अगर गर्म भी चल रही है तो वो पानी के प्रभाव में आने से, पानी को छू के जाने से कैसी चलेगी, ठंडी ही चलेगी। तो पूरा वातावरण कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से उसके जो दाब है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि तो हो गई, लेकिन वृद्धि होने की वजह से वो किस ओर प्रवाहित होगी, वो कम दाब वाले जगह की ओर, मतलब स्थान की ओर, स्थल की ओर प्रवाहित होगी। जैसे हम किसी बॉल को ऐसे ढलान वाले इलाके में छोड़ देंगे तो वो उसी तरफ ही जाएगी ना जहाँ से ढाल ज़्यादा है। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि जो हमारा उच्च दाब है, समुद्री इलाकों का जो तापमान ठंडा होने की वजह से जो कम दाब है, वो अधिक अधिक दाब है, वो किस ओर प्रवाहित होगी, कम दाब की ओर। और कम दाब कहाँ होगा, जहाँ तापमान ज़्यादा है। तापमान कहाँ ज़्यादा है, वो इलाके में जहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा है। तो हमने पढ़ा कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की रोशनी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कर्क रेखा में गुजरती है, गुजरात वाले इलाकों में। तो ये हवाएं भारत की ओर, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने लगेगी। परंतु जो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होगी वो हवाएं किससे होकर गुजरेगी, वो हवाएं गुजरेगी हिंद महासागर से होकर गुजरेगी। हिंद महासागर से होकर गुजरेगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, वो जल वाष्प अपने साथ लेके जाएगी। जल वाष्प अपने साथ लेगी तो ये जल वाष्प जब भारत में प्रवेश करती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। प्रवेश करने से पहले ही दो भागों में बढ़ जाती है। हमने ऊपर कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही था, अरब सागर वाला और बंगाल की खाड़ी वाला। और ये जब प्रवेश करती है तो अपने साथ क्या लेके आ रही है, जल वाष्प लेके आ रही है। तो ये वाला जो भाग है, मतलब केरल वाला भाग, सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करती है जलवायु, तो आप याद रखेंगे केरल में। और पूछा जाए कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्या आएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वाले में। अब देखते हैं केरल में सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करेगी तो केरल राज्य में ऐसे बहुत सारे चट्टानें हैं, जिस वजह से चट्टानों से टकराकर सबसे पहले वर्षा कहाँ करेगी, केरल राज्य वाले क्षेत्र में। केरल से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये वर्षा करती है। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी, केरल राज्यों के जितने भी क्षेत्र हैं, पहाड़ से नीचे वाले क्षेत्र, वहाँ पे वर्षा करेगी। किससे जाके टकरा जाएगी, वहाँ के पहाड़ों से, ऊंचे चोटियों से जाकर टकरा जाएगी। तो इस प्रकार से वर्षा होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।